अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में सेहत आम्मा की सहूलतों का फुकदान हम सब के सामने है। ऐसा लगता ही नहीं कि किसी भी हुकूमत ने एक आम पाकिस्तानी के लिए हेल्थ केयर सिस्टम बनाने की कभी कोई संजीदगी से कोशिश की होगी। जहां हम इस वक्त कोरोना की तबाहकारियों का तस्करा कर रहे हैं, वहीं यह बात भी याद रखनी चाहिए कि पिछले 8-10 माह के दौरान जितनी भी हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर इन्वेस्टमेंट हुई, जितनी भी तवज्जो दी गई, ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना की ही मरहून मिन्नत थी। वरना इस मुल्क में हम देख रहे हैं कि बड़ी हद तक प्राइवेट सेक्टर, फलाही तंजीमों और मुखैर हजरात के ताउन से चलने वाले खैराती इदारे और ऐसे यूनिट्स जो कि ज्वाइंट वेंचर्स पे चल रहे हैं मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों में, वही इस कमी को पूरा कर रहे थे। यू जस्ट नेम इट। आप देखें, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो हकीकतन जो है वो सरकार की जिम्मेदारी थी एक फलाही रियासत होने के नाते, लेकिन इस वक्त वो बहुत बड़ा बफर मौजूद है। अब तवक्का है कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतें हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर खास तवज्जो देंगी। और जो 13th अमेंडमेंट की बात की जाती है, 18वीं आईनी तरमीम की बात की जाती है, उस वक्त तो यही चीज थी कि सूबों के वसाइल सूबे के ऊपर खर्च होंगे, हेल्थ और एजुकेशन जो है वो सूबों के पास आ जाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि बहुत ज्यादा बेहतर इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सका। इस वक्त पाकिस्तान में मरीजों की एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है जो मुख्तलिफ किस्म के अमराज खून में मुब्तला है, लेकिन उनके बर वक्त इलाज में वसाइल और तिब्बी सहूलतों का एक बड़ा फुकदान है और यही इसकी रुकावट बनती है। लेकिन इतनी घुटन भी नहीं है। बहुत सी ऐसी ब्रीदिंग स्पेस भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे पास मौजूद है, और हमें बड़ी एक खुशी महसूस हो रही है ये बताते हुए कि आज पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट को 25 साल मुकम्मल हो चुके हैं। पाकिस्तानियों के लिए ये शुरू किया, इसका इरादा किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी। आज 25 साल हो गए। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट और दीगर पेचीदा जो खून की बीमारियां हैं, इनके इलाज और इनकी सहूलियात के हवाले से आज हम बात करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ कराता चलूं। कराची इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, माहिर अमराज खून। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और जूम लिंक पे हमें प्रोफेसर डॉक्टर शाहाना उरूज जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगी, और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट एहसन अब्बासी भी जो हैं हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। डॉक्टर ताहिर साहब, माशाल्लाह 25 साल मुकम्मल हुए। थोड़ा सा मैं चाहूँगा 1 आध मिनट में हमें बताएं कि पिछले 25 साल में बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तान में क्या क्या असबाब बने, क्या वजूहात बनी, और ये सफ़र कैसा रहा आपका 25 साल का? इमरान, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो 25 साल सफ़र है, पीछे मुड़ के अगर देखें तो लगता है कि बहुत सारा टाइम गुजर गया है। ये सफ़र की शुरुआत मेरे इंग्लैंड से पाकिस्तान वापस आने के बाद शुरू होती है, और उस वक्त जो मेरे सीनियर डॉक्टर्स थे वो कहा करते थे कि अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट मेरी औलाद की औलाद भी अगर पाकिस्तान में शुरू कर दे तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और मैं जब वापस आया तो वापस आने के 10 महीने के अंदर अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट शुरू हो गया। एक गरीब लड़का, लियारी का रहने वाला, अशरफ उसका नाम है, और उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ कर लिया गया। और उसके बाद मतलब वही बात है कि मैं अकेला ही चला था जाने पे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बनता गया। और इस वक्त तकरीबन समझ लीजिए कि 15 सेंटर्स हैं पूरे मुल्क में जहाँ पे बोन मैरो ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी डेवलप हो चुकी है। उनमें से आधे सेंटर्स ऐसे हैं जहाँ पर मेरी टीम और NIBD की टीम जो है बराह रास्त या बिलवास्ता वहाँ पे ट्रांसप्लांट शुरू करने के लिए इन्वॉल्व है। करीब 3000 से ज़्यादा के करीब लोग जो हैं उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दिया गया है। हाँ। ये ट्रांसप्लांट एक ख्वाब है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट पाकिस्तानी जैसे हेल्थ केयर सिस्टम जिसकी आप बात कर रहे थे, उसकी मौजूदगी में जहाँ इतनी ऊंचाई और नीचाई है, उसमें भी ये कामयाबी के साथ हो रहा है। और जो ये बेहद महंगा इलाज है, पेचीदा इलाज है, लेकिन इस पेचीदगी और महंगाई के बावजूद
अल्लाह ताला ने बहुत सारे असबाब ऐसे पैदा कर दिए कि इन लोगों के ट्रांसप्लांट जो है होते चले जा रहे हैं। और अब रिसेंटली पिछले चरणों में हुकूमतें जो हैं हमारी वो शामिल हो गई हैं और लोगों की को ये सहूलत हुकूमत की सतह पे मिलनी शुरू हो गई। ठीक है, डॉक्टर शाहाना अरूज इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं जानना चाहूंगा ये 25 साल का जो सफर है पाकिस्तान में बोन मैरो ट्रांसप्लांट और डॉक्टर ताइस शमसी इनकी टीम इसके हवाले से आप क्या कहेंगे, फिर हम और पेचीदा अमराज जरा उनकी जानिब भी बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब, मेरे ख्याल से मुबारकबाद देनी चाहिए डॉक्टर ताहिर शमसी को और तमाम जो उनकी टीम है जिसने इतना जबरदस्त तरीके से इस चीज को शुरू किया। और बहुत हर्डल्स थी, मेरे ख्याल से मैं बहुत पहले से देख रही हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब हैज बीन एबल टू select the right kind of team to continue this, and today we are celebrating the silver jubilee. It's not an easy task क्योंकि bone marrow transplant बड़ा complicated procedure है और इतना सक्सेसफुली डॉक्टर साहब ने इसको रन किया है और इतने लोगों की दुआएं इनको इतनी मिलती हैं। I'm sure के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं जो इन्होंने ऑपरेट किए और उसके बाद आज वो जिंदा हैं और मतलब दे आर एंजॉयिंग लाइफ। तो मेरे ख्याल से इस मौके पे तो मैं इनको मुबारकबाद। चल हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट इसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन आज तशवीश ये है कि खून की ऐसी मौलिक बीमारियां सामने आ रही हैं जिनकी शरह पहले इंतहाई कम हुआ करती थी। जैसे कि एक नया नाम इस वक्त सामने आ रहा है, हम आम पाकिस्तानी ज़ाहिर के जो डॉक्टर हजरात हैं वो इससे बिल्कुल जो है उनकी समझबूझ है। ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, ये एक बीमारी जो है इसी हवाले से अमराज खून के हवाले से, और इसके बारे में कहा जाता है कि हर 1 लाख में से सिर्फ 21 अफराद इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, इतने रेयर केसेस में। लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव, बहुत मौलिक और बहुत खतरनाक बीमारी है। और इस वक्त मुल्क भर में इस बीमारी में मुब्तला तकरीबन 25,000 अफराद हैं जो पाकिस्तान में इस बीमारी में मुब्तला हैं। ये बीमारी कैसे लगती है और इसकी अलामात क्या हैं, ये भी हम इसके हवाले से भी बात करेंगे। और साथ ही साथ हमारे कॉरेस्पोंडेंट एहसन इस वक्त मौजूद हैं ऐसी ही जगह पर, ऐसे ही एक फैमिली के साथ जो इस महंगी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा है। ये करने से कासिर है, हुकूमत से भी उनकी अपील है। बहरहाल जरा चलते हैं एहसन की तरफ और जानते हैं कि एहसन इस बीमारी के हवाले से क्या हमारे सामने इंकशाफात की चीजें सामने लेकर आते हैं। जी एहसन। आज पाकिस्तान की आवाज के साथ मैं हूं एहसन अब्बासी। आज दुनिया भर में खूनी खलियात का दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से हीमोफीली बीमारी है जो दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही है। आज कराची में हम एक सेंटर के बाहर मौजूद हैं जहां पे तफसीलात लेंगे कि आया कि ये बीमारी जो है वो किस तरह वजूद में आई और इसके हवाले से क्या एहतियाती तदाबीर हैं। सेंटर का विजिट करेंगे, वहाँ डॉक्टर से बात करेंगे और आया कि क्या इंतजामात इस हवाले से किए गए हैं वो भी जानेंगे। आइए देखते हैं। जिस वक्त हम सेंटर में मौजूद हैं हीमोफीलिया के हवाले से जो कायम है नाज़माबाद में, इस सेंटर में क्या इंतजामात हैं, किस तरीके से पेशेंट्स आते हैं, वो आपको मैं तफसीलात बताऊंगा। यहाँ पहले अगर कैमरामैन इरशाद आपको दिखाएं मनाजिर, तो रिसेप्शन बना हुआ है जहाँ पे टोटल डेटा सिस्टम जो है वो एंट्री होती है। यहाँ पेशेंट्स आते हैं, अपना रिकॉर्ड चेक कराते हैं। रिकॉर्ड चेक करने के बाद उनको जो है वो फाइल उनके हवाले की जाती है, जिसके बाद डॉक्टर्स के लिए वो चेकअप के लिए इस जानिब आ जाते हैं। यहाँ पे तमाम बेड्स वगैरह लगाए गए हैं जहाँ पे वो पेशेंट्स की जो है वो जो इमदाद है, जो एहतियाती तदाबीर के हवाले से जो प्रिकॉशंस हैं वो अप्लाई की जाती हैं और उसके बाद जो है वो डॉक्टर्स जो है उसका मुआयना करने आते हैं। ये बताया जाता है कि महीने में जो है वो 4 दफ़ा जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए एक पेशेंट को आना पड़ता है, जिसमें मुख्तलिफ इकसाम के हीमोफीलिया के हवाले से इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। बताया गया है कि 25,000 रुपये से लेके जो है 72,000 रुपये तक की रकम के इंजेक्शन आते हैं जो कि पेशेंट्स को लगाए जाते हैं और अंदाज़न तकरीबन जो है वो कहा जा सकता है कि 2 लाख रुपए के करीब एक पेशेंट पे जो है वो खर्चा आता है। कुछ डॉक्टर जो है वो यहाँ पे मुआयना कर रहे हैं पेशेंट्स का, उनसे भी बात कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइए कि ये क्या बीमारी है और किस तरीके से जो है इसमें ट्रीटमेंट की जाती है। जी, ये हीमोफीलिया की बीमारी है। ये एक मौरूसी बीमारी है जो माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है और हीमोफीलिया एक ब्लीडिंग का मर्ज़ है जिसमें जो हमारे जिस्म में क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, यानी जिनका काम खून को जमाना होता है, उनकी कमी है।
इस बच्चे में फैक्टर 8 की कमी है, इसको हीमोफीलिया ए कहते हैं हम, और ये इसका सीवियर टाइप है। आप देख रहे हैं इसके जोड़ों में ब्लीडिंग हो रही है, इसकी वजह से इसका चलना फिरना मुश्किल हो गया है और ये हमारे पास आता है और इसको ये फैक्टर 8 के इंजेक्शंस लगते हैं, जिसके बाद इसके जो ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाती है और उनकी जो जॉइंट्स है वो बेहतर हो जाते हैं। एक फैक्टर कॉन्सेंट्रेट लेने के लिए तकरीबन 45,000 उसकी कॉस्ट है, 500 इंटरनेशनल यूनिट। और चूँकि इन बच्चों को बार बार इस फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स की ज़रूरत पड़ती है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा महंगा इलाज है। इसलिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये फैक्टर कॉन्सेंट्रेट्स जो हैं इन हीमोफीलिया के पेशेंट्स के लिए आसानी अवेलेबल हो, ताकि इनको इधर उधर धक्के ना खाने पड़े। ठीक है। अच्छा, अगर जैसे कि घर का कोई फ़र्द जो है वो इस बीमारी में मुब्तला है तो बाकी फैमिली मेम्बर्स को जो है कोई एहतियाती तदाबीर इस हवाले से? बिल्कुल अपने टेस्ट करवाने चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कौन से ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस बीमारी के कैरियर्स हैं और आगे ये बीमारी मुंतकिल कर सकते हैं, ताकि अगर उनको पता होगा कि उनके थ्रू ये बीमारी आगे उनकी नस्ल ख़राब हो रही है तो वो ज़ाहिरी बात है अपने टेस्ट करवा के पहले से उसके एहतियाती तदाबीर करेंगे। ठीक है। अच्छा, इनको क्या मसला है, कुछ आप ज़रा ब्रीफ करेंगे? देखिए, इस बच्चे को फैक्टर 8 की कमी है, इसको हीमोफीलिया ए कहते हैं और सीवियर टाइप है। फैक्टर 8 का लेवल इसका बिल्कुल कम है, लेस देन 1% है। ठीक है, इसके जॉइंट्स में ब्लीडिंग हुई है जिसकी वजह से आप देख रहे हैं, अगर दोनों जॉइंट्स इसके कंपेयर करें, एक जॉइंट पूरा सूजा हुआ है और एक जॉइंट बिल्कुल नॉर्मल है। चूँकि इस जॉइंट में पूरी ब्लीडिंग हुई है, इसकी वजह से, इस सूजन की वजह से ये चल फिर नहीं सकता और जब तक ये इंजेक्शंस नहीं लगेंगे प्रॉपरली तो ये सही नहीं होगा। जब तक ये सही नहीं होगा वो चल नहीं सकता। ठीक है। अच्छा, पेशेंट से मैं बात कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बताइएगा इस बीमारी का आपको कब पता चला? ये बचपन में वालिदैन को पता चल गया था। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है वो कहाँ, इसी अस्पताल आते हैं या कहीं और भी? पहले उन्होंने बहुत जगह धक्के खाए और लाखों की ट्रीटमेंट करवाई, लेकिन इस जगह पे आ रहा हूँ मैं और यहाँ फ्री ट्रीटमेंट होती है तो अब यहाँ आते हैं हम पेशेंट। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस तरीके से इस बीमारी में मुब्तला होने के बाद जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या मुश्किलात होती हैं घर में, किस तरीके से ज़िंदगी गुजार? बहुत मुश्किल है। सबसे ज़्यादा एजुकेशन में होती है। जब पेपर करीब होते हैं, सूजन आ जाती है तो पेपर से रह जाते हैं, तो घर पे भी भाई ला के थक जाता है, वो भी उन्होंने जॉब पे भी जाना होता है तो यहाँ लाने में भी मुश्किल होती है। प्लस तकलीफ़ बहुत होती है, रात भर दर्द में रहते हैं, रो रहे होते हैं, बहुत पेन होता है, रो रहे होते हैं पूरी रात को। इस वजह से यहाँ आना पड़ता है और यहाँ आके इंजेक्शन लग के सब सेट हो जाता है। अच्छा, जब इंजेक्शन लग जाता है, ट्रीटमेंट हो जाती है तो बिल्कुल ज़िंदगी मामूल पे आ जाती है, दर्द वगैरह सब खत्म हो जाता है? दर्द खत्म हो जाता है, तालीम शुरू हो जाती है, घर के काम कर सकते हैं, बहुत आसानी हो जाती है इंजेक्शन लग के। ठीक है। महीने में कितनी दफ़ा आप यहाँ पर आते हैं? महीने में बहुत, कभी चोट पे तकरीबन 15-20 दफ़ा ये इंजेक्शन हमें लगते हैं यहाँ पे आगे महीने में। ठीक है। आप कितने बहन भाई हैं? हम 4 भाई हैं। और कितनी बहनें? बहन नहीं है, सिर्फ 4 भाई हैं। जी। आप घर में सबसे बड़े हैं, छोटे? जी, सबसे बड़ा। सबसे बड़े आप हैं। ठीक है। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि इस बीमारी में जो शख्स मुब्तला होता है उसको क्या क्या जो है वो एहतियाती तदाबीर करना पड़ती हैं और किस ज़िंदगी अपनी बसर करता है। तालीमी मैदान में जो है वो पीछे रह जाता है, खेल के मैदान में पीछे रह जाता है अगर मुकम्मल तौर पे ट्रीटमेंट ना दी जाए। इस हवाले से गवर्नमेंट की सतह पर इंतजाम जो है वो भरपूर होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ की इंतज़ामिया ने बताया कि तकरीबन 6,500 के करीब जो है वो पेशेंट्स जो हैं वो सिर्फ सिंध में अब तक रिकॉर्ड हो चुके हैं, जबकि अगर पाकिस्तान की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में तकरीबन 25,000 पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट पे 2 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है। 25,000 रुपए से लेके जो है वो 72,000 रुपए तक का इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाना पड़ता है। ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है कि इसमें खून इंसान के जिस्म में नहीं जमता। फैक्टर 8 और 9 की कमी के बायस जो है वो अगर चोट लगती है तो वहाँ से जो है वो सूजन शुरू हो जाती है, जैसे एक पेशेंट को हमने आपको दिखाया, और वहाँ पे रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं, और खुदा ना खास्ता अगर कट लग जाए तो वहाँ से मुसलसल जो है वो खून बहना शुरू हो जाता है। तो ये इंजेक्शन जो है वो मावनत फराम करते हैं इस अमल में कि वो खून में क्लॉटिंग पैदा करते हैं ताकि फर्दर जो ट्रीटमेंट है वो मुमकिन हो सके। लेकिन अफसोसनाक बात यहाँ पर यह है कि इंतजामिया तो अपनी मदद आपके तहत जहाँ पे सेंटर्स कायम है वो तो यहाँ पे कर रहे हैं, वर्ल्ड की सतह पर जो इमदाद थोड़ी बहुत मिल जाती है, लेकिन हुकूमती सतह पर कोई ऐसा सेंटर कायम नहीं है, ना ही इसके जो इंजेक्शन हैं उनकी इम्पोर्ट पे जो है वो इनको परमिशंस मिली हैं। हालांकि कई दफ़ा दरख्वास्तें की गई हैं कि इसका इजाज़तनामा जारी किया जाए, लेकिन कोई इजाज़तनामा अब तक जारी नहीं किया गया। अगर यही हुकूमत की नाअहली का सिलसिला जारी
जारी रहा तो आज जो सिंध में 6,500 और पाकिस्तान में 25,000 के करीब जो ये पेशेंट्स हैं जिन पर रोजाना जो है वो लाखों रुपए खर्च हो रहा है। तकरीबन एक पेशेंट पे जैसे डॉक्टर्स ने बताया कि 2 लाख रुपए तक की वैक्सीन जो है इंजेक्शन लगते हैं। तो खुदा न खास्ता ये एक बड़ा जो है वो हादसा बन के सामने आ सकता है कि शहर भर में जो है वो तादाद जैसे दीगर मर्ज की बढ़ती गई है, इस मामले में भी जो है अगर गफलत बढ़ती गई तो ये तादाद भी ज़्यादा हो सकती है। इस वक्त मैं हीमोफीलिया सेंटर में मोहम्मद की फैमिली के साथ मौजूद हूँ। मोहम्मद अहमद के बारे में मैं आपको बताऊं कि ये 18 माह का वो वाहिद बच्चा है जो हीमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला है। उसकी फैमिली यहाँ पर इलाज कराने जो है वो हर माह पहुँचती है। उनको क्या दरपेश मुश्किलात हैं और किस तरीके से इस बच्चे की केयर की जाती है। यकीनन आम बच्चों की तरीके से जो है वो इसके साथ बर्ताव नहीं होता होगा, कुछ खुसूसन जो है वो इसके साथ जो है वो केयर की जाती होगी। इनकी फैमिली से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बताइएगा मोहम्मद अहमद के हवाले से इस बीमारी में कब आपको पता चला? मोहम्मद अहमद जब पैदा हुए तो 5 दिन के जब ये थे तो हमें पता चला कि ये कार्डिक पेशेंट है और इसके दिल के अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं जिनकी सर्जरीज़ होनी है और एक नहीं है 2 से 3 सर्जरीज़ हैं इसकी जो टाइमली होनी है। अच्छा, इस सिलसिले में इसकी कुछ टेस्ट थे जो हमें दरकार थे, जो उसकी कार्डिक डॉक्टर लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में डॉक्टर मनाज थी, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, वो इसको देख रही थी। इससे पहले तो बहुत लंबा सफ़र रहा कि मैं कौन कौन से गवर्नमेंट इदारों से जाते जाते पहुँचते इन डॉक्टर के पास पहुँची। गवर्नमेंट इदारों ने कह दिया था बीबी 4 महीने भी जी जाए तो बहुत बड़ी बात है। बहरहाल मेरे लिए पहला बच्चा था, एक माँ ही बना रहा था, पहला बच्चा था मुझे, मैं तो पहली माँ मतलब इकलौता बच्चा, और मैं उस फेस में थी कि मैं किस तरीके से इस बच्चे को कहाँ लेके जाऊँ। मुझे कोई एक ऐसी जगह मिल जाए जहाँ पे इसको एक नॉर्मल बच्चे की तरह तो मुझे पालना नहीं था। एक तो कार्डिक बच्चा मेरे मतलब अल्लाह पाक ने मुझे दिया था, प्लस डॉक्टर ने ये कहा कि अगर पाकिस्तान में 100 बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ये इसकी बीमारी इतनी यूनिक है कि एक बच्चा पैदा होगा, तो ये इस मर्ज़ का बच्चा है। उस सिलसिले में हमारी सर्जरी डॉक्टर ने बताई कि होने के लिए दरकार है, इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह आप करवाएं। तो नॉर्मल खून का जो टेस्ट था वो करवाना था। बहुत बड़ा निजी इदारा आगा खान में वहाँ लेके गए, इन्होंने उसके मल्टीपल प्रिक्स कर गए कि बहुत बड़ा हेमाटोमा कर दिया, बहुत बड़ा केस इसका रेज़ हुआ वहाँ पे। इसकी डॉक्टर नहीं करवाया कि इन्होंने ये इसके साथ बहुत गलत किया है। उनको पता होना चाहिए था कि मल्टीपल प्रिक्स नहीं करते हैं छोटी बेबी को, क्योंकि ये उस वक्त 3 महीने का था, 5 दिन का था, डायग्नोज हो गया था कार्डिक है। सर्जरी प्लान थी जो हम कर रहे हैं, उसकी हम तैयारियाँ कर रहे थे। फिर सर हुआ ये कि जब हमें उस रिपोर्ट में पता चला कि ये हीमोफीलिया बी फैक्टर 9 डेफिशिएंट है ये, और इसकी बीमारी का नाम क्रिसमस डिसीज़ है, जो कि पाकिस्तान में एक यूनिक बीमारी है। ये फैक्टर हीमोफीलिया ए को तो ये लोग कवर करते हैं लेकिन बी को नहीं करते हैं, और ये मिलना बहुत मुश्किल है। अब वहाँ पे भी मौजूद नहीं थे कि इसकी क्लॉटिंग और इसकी ब्लीडिंग को रोक सकें, तो ये नॉर्मल FFPs चढ़ा देते, जो वाइट सेल्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स, वो उतना इस पर वर्क नहीं कर रहा था। बच्चा बहुत पेन में था, मतलब मैंने वो वक्त गुजारा है कि आप यकीन जाने कि मैं दर बदर की ठोकरें, और मतलब मैं ज़रूर ख्वार हो रही थी। किसी सरकारी अस्पताल में आपको इलाज सर बिल्कुल भी नहीं था। वो कह रहे थे आप रजिस्टर करवाएं, जनवरी का वाक़या है, हम रजिस्टर करेंगे और एक टीम होगी जो कि दिसंबर में आके बैठेगी, उसको रजिस्टर करेगी। जनवरी में मेरा बच्चा है, बीमार है और उसको इंजेक्शंस चाहिए, और दिसंबर में रजिस्ट्रेशन होगी, फिर उसको हम इलाज देंगे। तो ये तो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो फिर उसी इदारे में फातमिद में एक अल्लाह का बंदा था, उन्होंने बताया ये एक बंदा है, ये यहाँ पे काम करता है अल्लाह के मतलब आप जैसे लोगों की मदद के तहत, यहाँ जाएं शायद आपको कुछ आपकी मदद कर सकें। फिर मैं यहाँ पहुँची। पहले तो मैं ऐसी जो प्राइवेट सप्लाईज़ होती हैं उनसे 45-45 हज़ार रुपये के इंजेक्शन्स लेकर इसको लगवा रही थी। आप यकीन जानें कि हफ़्ते में अगर एक इंजेक्शन लगता है तो महीने में इसको 4 लगे, तो आप इसकी कॉस्ट बता दें कितनी होगी। मतलब मेरी पर्सनल सेविंग्स, मुझे कोई फाइनेंशियल कोई मोरल कोई सपोर्ट मुझे मेरे घर से नहीं थी, या मेरे इन लॉज वगैरह भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे थे। तो मैं किराए के घर पर आई कि मैं इस बच्चे की ज़िंदगी बचा सकूँ, और माँ होने की खातिर तो मैं एक उस लेवल पर भी जाऊँगी जहाँ आप सोच भी नहीं सकते। और मेरा पहला बेटा था ये।
फिर राहील आए, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप मतलब मैं हाइपरटेंसिव हो गई थी, मैं ख़ुद एक ना साइकोटिक होती जा रही थी कि मैं क्या करूँगी। एक तो कार्डिक मैं लेके चल रही थी, ऊपर से फिर मैं हीमोफीलिया इसको और इस इलाज को क्या करूँगी, ये तो सर्जरी होके ख़त्म हो जाएगा, ये तो लाइफ टाइम है ना, इसके लिए मैं इतनी ज़्यादा मकदार में दवाई किस तरीके से, और ये भी टाइम टू टाइम मेडिसिन वेरी करती है, उसकी एज के हिसाब से आपको ज़्यादा यूनिट्स देने पड़ता है। तो फिर डॉक्टर ने कहा हम सर्जरी जो है इसकी पोस्टपोन कर देते हैं अभी, ये जब तक इसका बर वक्त हमें इसका ये इलाज ना मिल सके। जैसे कि अभी मेरी डॉक्टर इन सबसे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई थी, उन्होंने कहा था हम 9 महीने पे इसकी सर्जरी कर देते हैं, लेकिन अभी हमने 18 महीने निकाल लिए इसको दवाइयों पर। दवाइयाँ काम करना छोड़ रही हैं क्योंकि बच्चा साइनोटिक हो रहा है, ड्रॉजीज हो रही है, फेंट हो जाता है, खेलना चाहता है, खेल नहीं सकता। तो फिर एक प्लान पूरा तैयार हुआ कि यहाँ पे सर्जरी करवाई जाए। गवर्नमेंट इदारों में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करवा सकती क्योंकि इसके लिए एक पूरी स्पेशलाइज्ड टीम होनी चाहिए। डॉक्टर खुद कह रहे हैं हमारे लिए चैलेंजिंग है, कार्डिक सर्जरी होना भी एक नॉर्मल चीज़ नहीं है, प्लस उसके साथ इस डेफिशिएंसी के साथ करना, और वो भी आप यकीन जाने कह रहे हैं कि कितना ज़्यादा ब्लड हमें रिक्वायर्ड होगा प्री एंड पोस्ट सर्जरी। रफली आइडिया तो उस वक्त 45 लाख निकला था, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अफोर्ड तो क्या मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉस्ट मिला के। लेकिन जब इसकी अभी जो रीसेंट रिपोर्ट्स आई हैं तो उसमें इसको सीवियर डायग्नोज हो गया, ये सीवियर पेशेंट है, तो 1.25 करोड़ के करीब इसकी इंजेक्शन दवाइयाँ और इस पे जा रही है लागत। इस इदारे से आप मुतमईन हैं? यहाँ पे आप ये मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भी फ़ंड रेस करवा के इसको सपोर्ट करें बच्चों को, और इसकी कार्डिक सर्जरी जो है यहाँ पे करवा सकें, या अगर कोई इतना बड़ा डोनर मिल जाए जो बाहर करवा दें, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हीमोफीलिया सोसाइटीज़ हैं, तो वहाँ से रिस्पांस आ जाए, तो ये वहाँ कह रहे हैं कि वहाँ अप्रोच कर हुकूमती सतह पे या कोई आप अपील करना चाहती हैं? क्योंकि जो आप पे गुजर रही है वो तो आप ही बेहतर जानती हैं, तो कोई अपील आप करना चाहती हैं? मैं बिल्कुल अपील करना चाहती हूँ कि मैं जिस तरह से मैं ख्वार हो रही हूँ ना, मैं चाहती हूँ कि अगर 100 में से एक बच्चा पैदा हो कि आने वाले दिनों में ये बच्चा और पैदा नहीं होगा। बिल्कुल होगा सर, उसकी माँ को भी पता होना चाहिए कि वो यहाँ इलाज कराने जाए, यहाँ इलाज कराने जाए, एक अंडर दी वन रूफ उसके पास होना चाहिए इलाज मौजूद, के उसको इसके इंजेक्शंस भी मिलें, इसकी सर्जरीज़ भी बेहतर यहाँ पे बनाई जा सकें। लैकनेस इतनी है कि एक इतना बड़ा आपको चाहिए टर्शरी इन्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे लेबॉर्ट्रियंस भी स्पेशलाइज मौजूद हों, जहाँ पे कार्डिक सर्जन्स भी स्पेशलाइज मौजूद हो, जहाँ पे हेमाटोलॉजी की भी बहुत एक्सपर्ट मौजूद हों, तो फिर एक जगह पे एक सर्जरी हो। क्या आपको लगता है कि सरकारी इदारे में यह सब कुछ मुझे मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी? मैं वहाँ पर भी आप यकीन जाने जर्नल में नहीं दिखा पाती थी, सुबह 6 बजे पर्ची मिलती थी, उस वक्त भी नहीं बने, वहाँ पे भी उन्हीं डॉक्टर को एग्जीक्यूटिव में जाके दिखाती, जहाँ पे 2,500 से 3,000 रुपये फ़ीस होती है। तो फ़ायदा फिर मैं यहाँ लियाकत या आगा खान ही जाऊँ जब मुझे वहाँ पर भी यही फ़ीस पे करनी पड़ रही है। मैं यही सबसे अपील करूँगी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हो गए, इमरान साहब, और इसके अलावा हमारे गवर्नर ऑफ सिंध हैं, मुराद अली शाह हैं, इन सब लोगों से अपील है कि आप इसको सपोर्ट करें। अगर यहाँ ये सर्जरी हो जाए तो शायद हमारे लिए एक बहुत अच्छा हो जाए कि हम किसी को अच्छा एक मैसेज दे सकें अपने कंट्री से भी कि यहाँ पे भी इतनी बड़ी चीज़ें हम कर सकते हैं केटर। बाकी मुझे बहरिया मेरे पर्सनल सोशल सर्किल से भी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, तो मलिक रियाज साहब से भी मेरी अपील है कि अगर आप इसको सपोर्ट करें। वहाँ के डीलर्स ने भी मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो आप चाहें तो करवा सकते हैं। मेरे बच्चे की ज़िंदगी बचा दें, आप लोगों के लिए तो नामुमकिन बात नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसको पॉसिबल बनाएं, मेरा बच्चा खेलता कूदता मेरे हाथों में वापस आ जाए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि मोहम्मद अहमद की वालदा ने अपील की है गवर्नर सिंध, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर बासा शख्सियात से कि वो इस मामले में जो है वो इनकी हर मुमकिन मावनत फराम करें। आज के मौजू में हीमोफीलिया के हवाले से हमने मोहम्मद अहमद के टॉपिक पे आपको तफसीली आगाह किया। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ एक नए मौजू के साथ मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। एहसन अब्बासी, आज न्यूज़ कराची। एहसन अब्बासी हमें मिलवा रहे थे 18 माह के बच्चे मोहम्मद अहमद से, जो बैक वक्त हीमोफीलिया और टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट जैसे मर्ज का शिकार है। उस माँ की अपील इस वक्त हम सब ने सुनी। अब हमारे मुल्क के बड़े से बड़े डॉक्टर्स, डॉक्टर ताहिर शमसी यहाँ पर मौजूद हैं, डॉक्टर शाहाना उरूज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं ये अपने पूरे डॉक्टर्स के हल्के में। और फिर पाकिस्तानी अवाम और मुखैर हजरात इस बच्चे को
किस तरीके से इस मामले को टेकअप कर सकते हैं, हमारी अपील भी होगी और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम इसके ऊपर बात भी करेंगे। वेलकम बैक डॉक्टर साहब, एक रिपोर्ट आपने देखी, मोहम्मद अहमद 18 माह का बच्चा जो कि हेमोफीलिया का भी शिकार है और टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट का भी शिकार है। टेट्रोलॉजी ऑफ पैलेट पे जरा बताइएगा, फिर ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपनी जाती हैसियत पे, अपने प्रोफेशनल उसमें किस हद तक मदद कर सकते हैं इस बच्चे की आगे ऑलरेडी कर रहे हैं डॉक्टर, जो कि इस रिपोर्ट के बच्चे के मुतालिक बता रही थी आपके टीम को, वो NIBD से उनका ताल्लुक है और वॉलंटरीली हम हीमोफीलिया के लिए काम करते हैं हमारे इदारे के लोग, और ख़ास तौर पे मुनीरा क्योंकि उनकी स्पेशलाइजेशन हीमोफीलिया है। अच्छा। तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक। और ये इस बच्चे के सिलसिले की जो रिपोर्ट इस वक्त पूरी दुनिया में सर्कुलेट हुई है मदद के लिए, इसलिए कि एक बहुत ही स्पेशल केस है, तो उसकी पूरी कोशिश हो रही है कि हम न सिर्फ इतने फंड रेज कर पाए कि फैक्टर 9 का बंदोबस्त हो जाए। अच्छा। और फैक्टर 9 क्योंकि बेहद महंगा है, जैसे अभी बात हुई है, तो फैक्टर 9 की इंजेक्शन के बगैर अगर सर्जरी हुई तो ये बच्चा ब्लीडिंग होते होते वो खत्म हो जाएगा। अल्लाह ना करे। हम उम्मीद रखें कि डॉक्टर ताहिर शम्सी इस सिलसिले में जो वजीर आला का फंड होता है या गवर्नर का फंड होता है, व्हाटएवर, या प्राइम मिनिस्टर इवन, क्योंकि एक माँ की एक अपील है और 18 माह का बच्चा है उसका। मैं कोशिश बात करूंगा सारे लोगों से, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है इस बच्चे का काम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर शाहना, आपकी तरफ आऊंगा, ये बताइएगा कि आप किस तरीके से देखती है इस मामले को, इस एक बच्चे को हम किस तरीके से इसकी मदद कर सकते हैं और क्या मुमकिन है पाकिस्तान में, और आगे कितनी खतरनाक सूरत हाल होती है खुदा न खास्ता अगर ये रेशो बढ़े तो? हाँ नहीं, देखिए ये बड़ा सीरियस इशू है, एक बीमारी है जिसमें अभी कम लोग मुब्तला हैं, लेकिन आइंदा ये बढ़ भी सकती है। तो इस सिलसिले में मैं तो कहती हूँ कुछ जीनोमिक स्टडीज होनी चाहिए जिससे ये पता चले कि फैमिलीज के अंदर ये किस तरह से जाएगी, ट्रांसफर होती है नहीं होती है। तो इसको जल्दी अगर डिटेक्ट कर लिया जाए तो फिर उसके बाद मैनेजमेंट आसान होगा। जैसे कि डॉक्टर ताहिर शम्सी ने कहा कि इसका जो इलाज है वो इतना महंगा इंजेक्शन है, तो यकीनन अगर किसी तरह से इस इंजेक्शन मुहैया कर दिया जाए, हमारे ऐसे मुखैर हजरात हैं और हमारी गवर्नमेंट भी इस सिलसिले में मदद कर सकती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस किस्म के फंड्स हो, इस 18 महीने के बच्चे को किसी तरह से जिंदगी इसकी आगे बढ़ सके और ये इसका इलाज हो सके। और आइंदा के लिए मैं समझती हूँ ये स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, कुछ ऐसे रिसर्च ग्रुप बनाने चाहिए जो इस चीज को आइडेंटिफाई करें कि एक ऐसा मार्कर पता चल जाए कि किन लोगों में ये जो है शुरू से है, क्योंकि ये इसका डायग्नोसिस कितने महीने में हुआ ये तो आपने नहीं बताया गालिबन, ये कब हुआ था इसको, और उसके जो भी सिम्टम्स रहे होंगे वो भी पता होंगे, और इनके पेरेंट्स के क्या जीनोमिक्स है वो भी हमें देखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए इतने कम लोग हैं, इतने लाखों लोगों की पॉपुलेशन में इतने कम लोग हैं जिनको ये बीमारी होती है। इसका मतलब लेकिन मेरे ख्याल से इनिशियली पता चल गया था शुरू के दिनों में मालूम, 5वें दिन। ठीक है, 5वें दिन जी जी। अच्छा, अब डॉक्टर साहब सवाल ये है कि एक उम्मीद हो चली थी कि कोविड के बाद जरा हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, कुछ बेहतरी आई है पाकिस्तान में? ओवरऑल मैं कहूँगा कि हाँ, कुछ चीज़ें जो है हौसला अफजा हैं, सिंध में ख़ास तौर पे बहुत सारी चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे आने वाले सालों में ये बरकरार रहें और बेहतरी जो नजर आनी शुरू हुई है वो बेहतरी जो है वो बेहतर से बेहतर। ये हमने तो कोरोना को भुला ही दिया बिल्कुल। वहां पे सीएम साहब कह रहे हैं कि वो गया ही नहीं, सेकंड वेव आने वाली है, अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता। प्राइम मिनिस्टर भी ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ वो सियासी जलसे भी शुरू हुए हैं, ऑपोजिशन के भी हैं, सारी चीजें। हम तो हाथ धो के पीछे पड़े हैं, हम तो कोरोना के पीछे हाथ धो के पड़ गए सर। वो एक अलग किस्सा है कि हम सीरियसली ना हमने पहली वेव को सीरियसली लिया बहैसियत कौम, ना अब दूसरी वेव जो पूरी दुनिया में बहुत शिद्दत के साथ आई है तो हम उसको भी सीरियसली नहीं ले रहे। अल्लाह ताला ने हमारी हिफाजत की है, अल्लाह ताला हमें आगे भी हिफाजत करे, लेकिन हमारे जो अपने कारनामे हैं वो ऐसे हैं नहीं कि जिसमें हम अल्लाह से सिर्फ दुआ मांग के जो है वो अपनी जिंदगी गुजारें। डॉक्टर शाहना यहाँ पे कहा कि हमने पहली वेव को सीरियस नहीं लिया, शायद उस वक्त हुकूमत ने लिया था, लेकिन अब तो ना आवाम ले रही है, ना हुकूमत ले रही है, ना ओपोजिशन ले रही है। जल से जुलूस भी अपनी जगह चल रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स भी अपनी जगह चल रही है, सब कुछ खुला हुआ है। एट व्हाट कॉस्ट? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मतलब पहला जो फेज था उसको भी सीरियसली नहीं लिया गया, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि इस तरह की पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स जो आती हैं ये हमें कुछ सबक सिखा के जाती हैं। अगर हम उस सबक को याद कर लें
तो हम कुछ काफी सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इट वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, लोगों को झंझोड़ दिया है जिस तरह से लोग जा रहे हैं दुनिया से, तो काफी तो एहसास हुआ है। लेकिन अभी भी बहुत सारी जगहों में, क्योंकि पख्तूनख्वा की एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर हूँ, तो मुझे पता है कि बहुत मुश्किल है लोगों को यकीन दिलाना, जब तक कि किसी की फैमिली में कोई बात ना हो जाए तो उन्हें यकीन नहीं आता। तो हम इसको इतना इजी ना लें, दिस वायरस इज देयर टू स्टे, और ये एपिडेमिक फॉर्म में, पेंडेमिक फॉर्म में आता रहेगा। और जैसे कि डॉक्टर ताहिर शम्सी कह रहे हैं कि सेकंड वेव भी आ रही है और हम इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए। और मैं ये कह रही हूँ कि देखिए, इस वायरस की वजह से लोगों को एहसास हुआ है कि किस तरह बीमारियां एक से दूसरे तक जाती हैं, कितने डिस्टेंस से कौन सी बीमारी हो जाती है, हाथों के साफ करने से कितनी सारी वबाई बीमारियों से बच सकते हैं, नाक और मुंह को दूर रख के और डिस्टेंस मेंटेन करके। तो ये बड़े अच्छे सबक हैं जो हमने सीखे हैं, और आई होप कि इससे बेहतरी आएगी जनरल हेल्थ कंडीशंस में। ठीक है डॉक्टर साहब, लास्ट में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा, व्हाट्स योर स्टडी, व्हाट्स योर ऑब्जर्वेशन कि इंडिया में एक दिन में 80-80, 90-90 हजार नए पेशेंट्स आ रहे हैं, 1-1 हजार का डेथ टोल है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इससे बचे हुए हैं। क्या आपकी स्टडी है, क्यों पाकिस्तान पे माशाल्लाह अगर है बहुत अच्छी है, तो लेकिन वजह क्या है इसकी? देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये कि 15 लाख PCR टेस्ट रोजाना हो रहे हैं। ओके, हमारे यहाँ टेस्ट नहीं हो रहा है। हमारे यहाँ मैक्सिमम जो टेस्ट अभी सेकंड वेव के दौरान हुए 42,000, और जब पहली वेव में पीक पे था जिस वक्त, उस वक्त मैक्सिमम टेस्ट 32,000 हुए थे किसी एक दिन। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम शतरमुख की तरह रेत में मुंह देके बैठे हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा। अच्छा, तो लेकिन आपको अपनी जो शाया शुदा जो स्टडी है वो बताऊं, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के जर्नल में छपी, और ये जुलाई के पहले हफ्ते की रिपोर्ट है जो अभी सितंबर में छपी थी। उसके मुताबिक पाकिस्तान में हमने कराची में जितनी अडल्ट आबादी, हमारी वर्क फोर्स जो है, जिसमें हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमारे इंडस्ट्रियल वर्कर्स और ब्लड डोनर्स, इनको टेस्ट किया था, तो अब इस वक्त सितंबर में कम बेश 55% हमारी अडल्ट आबादी कराची की, उसने एंटीबॉडीज बना ली हैं कोविड के खिलाफ। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि इन लोगों को कोविड हुआ और बीमार किए बगैर ये गुजर गया। चले सर, इस पे इंशाल्लाह फर्दर डिटेल करेंगे अगले आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाहना उरूज काज़मी और डॉक्टर शम्सी साहब, ताहिर शम्सी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।